today's topic is physiology of excretion. First is ultrafiltration. Second is tubular reabsorption. And third is tubular secretion. First topic is ultrafiltration. As I have already taught you about this. पहले भी मैं पढ़ा चुकी हूँ ultrafiltration के बारे में, जो मैंने बताया था GFP, एक बताया था GFR. What is GFP? Glomerular filtration pressure, that is 10 mm. बताते थे कि वो कैसे निकला था, जो रेजिस्टिंग फोर्सेस थी और जो हेल्पिंग फोर्सेस थी उनको माइनस करके GFP that is 10 mm. जो रीनल कैपिलरीज, जो दैट इज द ग्लोमेरुलाई के केस में जो ये GFP होता है, इट इज अबाउट 2 times more as compared to the normal capillary end. ये बात समझ में आई? जो हमारी बॉडी की दूसरी कैपिलरीज है उनमें जो प्रेशर होता है उससे 2 गुना ज्यादा होता है ये GFP ग्लोमेरुलाई के केस में. ग्लोमेरुलाई द ब्लड कैपिलरीज, दैट इज द रीनल ब्लड कैपिलरीज. समझ में आई ये बात? 2 गुना ज्यादा होता है. तो व्हाट इज GFR? GFR इज द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म पर मिनट. कितना फिल्ट्रेट बनता है, दैट इज द GFR. अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो GFP होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस एज वेल एज हार्मफुल सब्सटेंसेस. यूजफुल सब्सटेंसेस जैसे अमीनो एसिड्स है, ग्लूकोज है, सोडियम है, वाटर है, विटामिन सी है, as well as harmful substances like uric acid, urea, hippuric acid, potassium, hydrogen ion, oxalates, phosphates. तो कहने का मतलब है GFP is responsible for the filtration of useful substances as well as harmful substances. एक टर्म और आती है कि what is filtered load. फिल्टर लोड का मतलब होता है एक दिन के अंदर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इज फिल्टर्ड इन नेफ्रिक फिल्ट्रेट इन 1 day. ये एक नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार. व्हाट इज फिल्टर्ड लोड? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द नेफ्रिक फिल्ट्रेट. लिख लो, द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द amount of substance present in the nephric filtrate in 1 day. For example, सोडियम का केस अगर मैं डिस्कस करूं, सोडियम के केस में जो फिल्टर्ड लोड होता है इट इज 575 ग्राम पर डे. जितना भी सोडियम हमारा नेफ्रिक हम लेते हैं ना ब्लड में से, जितना भी सोडियम आएगा उसका जो 99% जो होता है ये एब्जॉर्ब हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है. ये बात याद रखना. तो पहले तो मैंने डेफिनेशन बताई कि फिल्टर्ड लोड ये 575 ग्राम पर डे इन केस ऑफ सोडियम. द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द नेफ्रिक फिल्ट्रेट पर डे. ठीक है. दूसरी बात आ रही थी GFR की. The volume of the nephric filtrate formed per minute. In case of human body, 125 ml per minute. समझे? नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनने की जो रेट है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन से नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनने का जो रेट है वो 125 ml per minute है. अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन. फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन एक बार हमने डिस्कस किया था रीनल फ्रैक्शन. याद आया? रीनल फ्रैक्शन 1200 डिवाइड बाय 5600 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 21%. पीछे याद करो कि हमारा कार्डियक आउटपुट कितना था, उसमें से 12% हमारी किडनी में फ्लो करता है, उसकी परसेंटेज निकाल ली. तो कहने का मतलब 20% 21% जो भी हार्ट पंप करता है ब्लड, उसका सिर्फ 20% ही हमारी किडनी में फ्लो करता है. ये मैं बता चुकी हूँ. अब मैं बता दूं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है. एक किडनी में कितना फ्लो करता है, 1200 या 1300 मतलब एवरेज रहती है. 650
ml पर मिनट की बात हो रही है। ये इसको कहते हैं रीनल प्लाज्मा फ्लो। व्हाई इट इज कॉल्ड द रीनल प्लाज्मा फ्लो? क्योंकि मैं पहले बताना चाह रही हूँ ब्लड की जो सेल्स होती हैं, ब्लड की जो प्लेटलेट्स होती है, वो तो ग्लोमेरुलाई में नहीं आती, वो एज इट इज उसमें ब्लड आर्टरी में चली जाती है। दे डोंट टेक पार्ट इन द फिल्ट्रेशन, सो इट इज नोन एज द रीनल प्लाज्मा फ्लो। ये एक किडनी में कितना बन गया? 650 ml पर मिनट, ठीक है। तो और उसमें से बना कितना, फिल्ट्रेट कितना हुआ? 125 बाय 650 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 19%। बोले 650 ml पर मिनट फ्लो किया और 120 ml पर मिनट फिल्ट्रेट बना। इतना आरपीएफ प्लाज्मा फ्लो किया था और उसमें से जो फिल्ट्रेट बना वो कितना बना? 125 ml पर मिनट। तो ये जीएफआर होता है, इसकी ऑटो रेगुलेशन होती है जीएफआर की। जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जब भी किडनी की फंक्शनिंग टेस्ट करते हैं ना, जीएफआर टेस्ट करते हैं हमेशा। अगर जीएफआर की नॉर्मल वैल्यू आ रही है तो किडनी अपना काम ठीक कर रही है। समझ आ गई बात? ये बात इस रेट से फिल्ट्रेट बनता है और एक दिन के अंदर कितना बनता है? 172 लीटर पर डे। इस रेट से, इतने में से इस 125 ml पर मिनट के रेट से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनना स्टार्ट होता है और एक दिन के अंदर 172 लीटर एक दिन के अंदर बनता है। लेकिन यूरिन तो प्रोड्यूस होता है 1.5 to 1.8 लीटर पर डे। ये देखो ये वैल्यू है और इधर ये वैल्यू है। ये दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी यूरिन, दिस इज कॉल्ड द फाइनल यूरिन। जो यूरिन जिसको एज इट इज यूरिन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? 172 में से 172 में से बहुत सारे सब्सटेंसेस की रीअब्जॉर्प्शन हो गई। समझ आई? सो इट इज नोन एज द प्राइमरी यूरिन बिकॉज द नंबर ऑफ सब्सटेंसेस गेट रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम दिस अमाउंट। तो ये तुम्हें तीन बातों में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। जीएफपी क्या होता है? ये जीएफपी हमेशा 10 mm होता है इन ह्यूमन केस में बॉडी। दूसरा जीएफआर क्या होता है? जीएफआर ये इसमें ऑटो रेगुलेशन होती है, मतलब वुमेन्स सेक्शन में कितना भी प्रेशर आ जाए, यहाँ पे मैंने बोला ना 60 mm की होता है वैसे प्रेशर नॉर्मल, लेकिन प्रेशर बढ़ता रहता है, लेकिन जीएफआर का रेट सेम रहता है। ये देखो, दिस इज कॉल्ड द ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। वो 125 ही रहेगा, 120 और 125 की रेंज होती है एक्चुअली, वो उतना ही रहेगा क्योंकि प्रेशर तो तुम तो चलो छोटे हो, तुम्हें तो नहीं है पता, जब बड़ी उम्र में तो ब्लड प्रेशर में वेरिएशन रहती है ना, हाई हो जाता है या कई बार लो भी हो जाता है। तो वो अगर मतलब ये नहीं है कि हाई और लो होने से जीएफआर में ज़्यादा हो सकता है कम हो सकता है, ऐसा नहीं होता कभी भी। दिस इज नोन एज द ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। समझ में आई ये बात? हाँ, अब ये मैं बता चुकी हूँ कि 172 लीटर पर डे में से जो फाइनल यूरिन बनता है वो 1.5 to 1.8 लीटर पर डे, नॉर्मल जो रेंज है यूरिन बनने की। अब बात आती है, ये तो हो गया तुम्हारा अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में भी जो है 3 तरह के सब्सटेंसेस होते हैं। सॉरी, अब आते हैं दूसरे प्रोसेस जो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। How can you define the tubular reabsorption? It is the reabsorption of certain substances from the nephric filtrate into the blood of the peritubular capillaries. डेफिनेशन समझ में आ गई? दोबारा बताती हूँ। इट इज अ रीएब्जॉर्प्शन, इट इज अ ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन इज द एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस from the nephric filtrate into the blood of the peritubular capillaries. Peritubular capillaries surround the PCT, DCT पूरी नेफ्रॉन को सराउंड करती है ना पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। जैसे मैंने बताया था कोर्टिकल नेफ्रॉन के केस में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के केस में वाजा रेक्टा होता है। आई हैव ऑलरेडी टॉट इट, याद करो। पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के पूरा नेटवर्क होता है। तो दिस इज अ ट्यूबुलर रीजन, किस चीज सब्सटेंसेस के नेटवर्क होती है एंटायर
चीज़ों की जो है रीएब्जॉर्प्शन हमारे नेफ्रॉन के केस में होगी। आप देखो वन बाय वन। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस बाय टू मेथड्स। टू मेथड्स। फर्स्ट इज बैक डिफ्यूजन। सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। यहां से समझ में आए पूछ लेना। फर्स्ट इज बैक डिफ्यूजन एंड सेकेंड इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बैक डिफ्यूजन 95% वाटर is reabsorbed by back diffusion from the surface of the collecting tubules. 5% water get diffused into the PCT, proximal convoluted tubule, at the part of the descending limb of glucophenol. आगे बात समझ। यूरिया, the whole urea is get diffused by back diffusion into the collecting tubules, from the collecting tubules. ठीक है। दूसरा मेथड था एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं पहले डिटेल में बता चुकी हूँ। always takes place against the concentration gradient, energy requiring process, the whole substance get reabsorbed. partially होती है इसमें absorption, पूरी होती है। अब जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट takes place नंबर 1 at the region of PCT, नंबर 2 at the region of DCT. For the active transport of substances at the region of PCT, the cells of proximal convoluted tubule, they are highly modified. They are having these epithelials are having a microvilli. दूसरा, they are having large number of mitochondria for providing energy. तीसरा, these cells जो होती हैं PCT की जो cells होती हैं, they are in close proximity of the peritubular capillaries. ये बात समझ में आई? The 3 adaptations are there. First is number of microvilli which increase the surface area of epithelial cells of PCT. Number 2, they are having large number of mitochondria. Number 3, they are in close proximity of the peritubular capillaries. अब पढ़ते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बैक डिफ्यूजन में तो कोई बात ज़्यादा है नहीं, डिफ्यूजन की प्रोसेस है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वो तो कोई ज़्यादा एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है। अब जो हम पढ़ते हैं दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये बात एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। हाँ, एक मैं बताना चाहती हूँ, देयर आर, हमारी बॉडी के अंदर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस विच आर टू बी रीअब्जॉर्ब्ड। एक होते हैं हाईली थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, highly threshold substances. For example, sodium, glucose, amino acids. मतलब हिंदी में समझाती हूँ। हाईली थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस का क्या मतलब है कि ये सब्सटेंसेस ऐसे हैं जिनमें पूरी कैपेसिटी है कि ये पूरे के पूरे रीअब्जॉर्ब हो जाएं। इन सब्सटेंसेस की अपने में पूरी कैपेसिटी होती है कि ये पूरे के पूरे रीअब्जॉर्ब हो जाएं, लेकिन फिर भी हमारी जो किडनीज हैं दे आर हैविंग मैक्सिमम अपर लिमिट वैल्यू, वो फिर भी इनको पूरा पूरा रीअब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी, जबकि इन सब्सटेंसेस की खुद की कैपेसिटी है पूरा रीअब्जॉर्ब होने की, लेकिन किडनीज आर ऑलवेज हैविंग द अपर लिमिट वैल्यू अप टू विच दे कैन एब्जॉर्ब रीअब्जॉर्ब दीज सब्सटेंसेस, एंड दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। दैट इज नोन एज ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो ग्लूकोज की जो कैपेसिटी है रीअब्जॉर्ब होने की 360 मिलीग्राम है पर मिनट, रीअब्जॉर्ब होने की ग्लूकोज की।
लेकिन हमारी किडनी की जो कैपेसिटी है वो 120 मिलीग्राम पर 100 ml। 100 ml नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से 180 mg ही वो ग्लूकोज जो है रीअब्सॉर्ब कर पाती है। अब हमारे में नेफ्रिक फिल्ट्रेट कितना बनता है 125 ml पर मिनट बनना है ना, मैंने कहा था फिक्स होता है। हर मिनट में जो हमारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट बनता है वो 125 ml बनता है 650 में से, बताया था ना मैंने। तो 125 में से निकालोगे तो 225 आएगा। ये 225 मिलीग्राम ग्लूकोज जो है आउट ऑफ हर मिनट में 125 ml में से रीअब्सॉर्ब हो सकता है। तो दिस इज द ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम फॉर ग्लूकोज। समझ में आई बात। अब जैसे सोडियम का केस ले लो, सोडियम का जो हमारा फिल्टर्ड लोड है वो 1 से 3, अगर 100 में से इतना हो रहा है तो 125 में से निकाल लो, ठीक है। 100 में से इतना तो 125 में से इतना। तो अब सोडियम का केस देखो, जैसे सोडियम में मैंने बताया था कि 1 से 575 ग्राम पर डे इट इज द फिल्टर्ड लोड, ठीक है। ये पूरा पूरा 99% रीअब्सॉर्ब, ठीक है। लेकिन ग्लूकोज के केस में जो है इसका हाईली थ्रेशोल्ड सब्सटेंस है, ये सोडियम में हाईली थ्रेशोल्ड है, इसकी किडनी की कैपेसिटी भी पूरा का पूरा रीअब्सॉर्ब करने की है। लेकिन ग्लूकोज का केस ऐसा नहीं है। ग्लूकोज का केस में कैपेसिटी ग्लूकोज की इतनी है लेकिन किडनी की कैपेसिटी कम है, 180 mg है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज फिर भी थोड़ा थोड़ा यूरिन में नजर आता है ना, यूरिन में आ जाता है ग्लूकोज, दैट इज कॉल्ड अ स्प्ले। वो तो शुगर हो तो नहीं, शुगर का तो फिर लेवल होता है 60 कुछ अमाउंट होती है, वैसे तो ब्लड शुगर की तो अलग रेंज होती है, यूरिन की शुगर की अलग होती है। कुछ कुछ बहुत कम ट्रेसेस में जो आ जाता है कई बार, क्योंकि एक तो नेफ्रॉन की सभी के फिल्टर अलग अलग होते हैं, देयर आर डिफरेंट वर्किंग कैपेसिटीज। दूसरा पूरा किडनी इसका मैं बताया ना, इसकी जो है ये रीअब्जॉर्प्शन की जो है वैल्यू कम है, तो यूरिन जो है उसके कुछ सॉरी ग्लूकोज कुछ के कुछ यूनिट्स जो है उसमें यूरिन में अपीयर होने शुरू हो जाते, दैट इज नोन एज दैट फिनोमेनन इज नोन एज अ स्प्ले, एसपीएल लेवल है। हाँ स्प्ले, क्योंकि किडनी जो है पूरी तरह से उसको रीअब्सॉर्ब नहीं कर पाती, वैसे ग्लूकोज पूरी तरह से इट इज अ हाईली थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। समझ में बात। दूसरा तरह के सब्सटेंसेस होते हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, जिनकी कैपेसिटी कम होती है रीअब्सॉर्ब होने की। आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन of certain substances from the nephric filtrate into the blood of the पेरिट्यूबल कैपिलरीज। इंटरप्रिटेशन हो चुका है ना, वो समझ में आ गया। उसमें तो तुमने जीएफपी और जीएफआर की बात करनी है सर, अब मैं बात कर रही हूँ ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन की। तो हाई थ्रेशोल्ड के बारे में बता दिया, जैसे ग्लूकोज हो गया, सोडियम हो गया। अब लो थ्रेशोल्ड के एग्जांपल है जैसे यूरिया रीअब्सॉर्ब होता है लेकिन पूरा नहीं होता। ब्लड यूरिया चेक कराते हो ना, कितनी अमाउंट होनी चाहिए ब्लड यूरिया की, तो इसमें ब्लड में रह गया ना वो यूरिक एसिड, यूरिक एसिड लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। तीसरा आता है नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस व्हिच आर नॉट रीअब्सॉर्ब एट ऑल, बिल्कुल भी रीअब्सॉर्ब नहीं होते। समझ में आ गई। एग्जांपल है इसका क्रेटिनिन, किडनी क्रेटिनिन बहुत कम वैल्यू होती है, 0.03 होनी चाहिए ब्लड के केस में, ब्लड में किडनी क्रेटिनिन चेक करवाते हो ना, तो तुम तो अभी छोटे हो, जैसे एज बढ़ती है तो अभी हम अपनी चेकिंग कराते हैं तो किडनी क्रेटिनिन लो होना चाहिए, मतलब किडनी अगर सही काम कर रही है तो क्रेटिनिन पूरा बाहर निकल रहा है, ब्लड के अंदर क्रेटिनिन काफी कम है। तो 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस which get reabsorbed, which have different capabilities to be reabsorbed: highly threshold, low threshold, non threshold. 3 types of substances in our body. समझ में आ गई बात। हाँ अब हम बताती हूँ तो मैं डिटेल में कि रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, सोडियम जो है हाईली थ्रेशोल्ड, हाईली थ्रेशोल्ड 99% of sodium present in the filtered, present in the nephric filtrate get reabsorbed 99%। नेफ्रिक फिल्ट्रेट क्या होता है, ग्लोमेरुल जो बोमेंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलाइन होने के बाद जो पीसीटी में आ जाता है वो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, दैट इज द प्राइमरी यूरिन जिसको मैं कहती हूं।
उसमें से जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट में से सोडियम है 99% गेट रीएब्सॉर्ब और इसका भी जो है 70% जो है अबाउट 2/3 reabsorption takes place at the surface of PCT. जैसे फिल्टर लोड कितना होता है 575 ग्राम पर डे, तो इसका 2/3 जो है 70% कितना हुआ 400 ग्राम पर डे. It get reabsorbed at the surface of PCT. समझ आई? Proximal convoluted tubule जिसके बारे में पहले बता चुकी हूँ. The cells are highly modified. They are having number of microvilli, number of mitochondria, and they are in close proximity with the पेरिट्यूबल कैपिटल. अब देखो सोडियम की रिएब्सॉर्प्शन के क्या तरीके हैं. फर्स्ट इज यूनिपोर्ट सिस्टम, यूनिपोर्ट मैकेनिज्म. सेकंड इज एंटीपोर्ट मैकेनिज्म. एंड थर्ड इज क्लोराइड ड्रिवन मैकेनिज्म. यूनिपोर्ट का नाम सिम्पोर्ट भी है और एंटीपोर्ट का दूसरा नाम काउंटर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म. काउंटर ट्रांसपोर्ट समझ में आ रही बात. फर्स्ट इज यूनिपोर्ट मैकेनिज्म of active transportation, of active reabsorption. Second is the antiport mechanism of active reabsorption. Third is the chloride driven mechanism. By these three methods, जो सोडियम है it gets 2/3 of sodium, not entire, 2/3 of sodium, that is about 400 gram of sodium from the PCT to the blood. आगे बस PCT to the blood कैसे देखो एक्सप्लेन करोगे. मैं तुम्हें इसका डायग्राम बना के दिखाती हूँ. ये देखो ये एक सेल है, दिख रहा है क्या. This is a peritubal capillary. This is the ये interstitial fluid है. यहाँ पे भी interstitial fluid है. ये भी सारा IF है interstitial fluid. इसको बीच में से कर दो. interstitial space है that is gets filled with interstitial fluid.